हेलो एवरीवन। बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक छोटा सा चैप्टर आपका। इट इज लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। एग्जाम के पॉइंट से बात करें तो एक रेगुलर चैप्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ 2 या 3 अटेम्प्ट छोड़ के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और क्वेश्चन की जो रेंज होगी वो मानते हुए आप चलिए कि 4 नंबर की रेंज के ऊपर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल होगा। सर, इस पे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चन बेटा 2 ही तरह के पॉसिबल होंगे। या तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, या फिर क्या होगा कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछ के एक केस स्टडी टाइप पे ड्राफ्ट कर देगा और फिर आपको रिक्वायरमेंट बोलेगा कि बताइए कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। यानी वो सीधा ना पूछ के वो थोड़ा सा आपको घुमा के पूछेगा। बस बात इतनी है। अदरवाइज चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है, और आज के इस सिंगल लेक्चर में ही हम इस चैप्टर को एंटायरली कंप्लीट कर लेंगे। कुछ पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस भी होंगे जो हम आज के इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। पहले बात करते हैं कि ये लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर से मतलब क्या है। अगर बच्चे मैं आपसे ये पूछूं कि ये ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर और लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, तो कई बार बच्चे ड्यूटी को और लायबिलिटी को इंटरचेंजेबल आप यूज कर लेते हो। तो ये ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, और एक टर्म में यूज कर रहा हूं यहां पर लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, क्या ये आपको सेम थिंग दिखाई देती हैं या इसमें कोई डिफरेंस है? ड्यूटीज में एंड लायबिलिटीज में तो डिफरेंस तो होना चाहिए। बिल्कुल, ये वन एंड सेम थिंग नहीं है। पहले इन दोनों में आप डिफरेंस समझिए, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि यहां पर लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर से मतलब क्या है। जब भी मैं किसी एक्ट के रेफरेंस से काम कर रहा होता हूं, जैसे कि सपोज कि मैं एज पर कंपनी एक्ट किसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए मैं अपॉइंट होता हूं, तब उस केस में कंपनी एक्ट में मेरी ड्यूटीज बताई जाएंगी कि आपको जब यहां पर काम कर रहे होंगे इन द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर, तो क्या क्या आपकी ड्यूटी होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वहां पर कुछ मैटर्स पे इंक्वायरी करना आपकी ड्यूटी होती है। 143 सबसेक्शन 3 में कुछ मैटर्स बताए गए हैं। रूल नंबर 11 में जब हम जाते हैं, रूल नंबर 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, वहां पे कुछ मैटर्स हैं जिन पे आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। 143 सबसेक्शन के सबसेक्शन 11 के रेफरेंस से बच्चे अगर हम देखें, 143 सबसेक्शन 11 के रेफरेंस से, तो वहां पे कारों के जो मैटर्स होते हैं उन पर रिपोर्टिंग करना आपकी ड्यूटी होती है। ऑडिट करते हुए कोई आपको फ्रॉड मिल जाता है जो 1 करोड़ रुपया उससे ज्यादा का होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड की रिपोर्टिंग करना होता है, वो आपकी ड्यूटी होती है। आपको एज पर स्टैंडर्ड काम करना होता है, ये आपकी ड्यूटी होती है। तो जब भी मैं किसी एक्ट के रेफरेंस से काम करता हूं तो बेसिकली उस एक्ट में मेरी ड्यूटी बताई जाती है। और अगर मैंने अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज नहीं किया, तब उस केस में मैं लायबल हो जाता हूं। तब उस केस में मैं लायबल हो जाता हूं। आप रिकॉल करिए सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या था कि अगर ऑडिटर किसी फ्रॉड में उसकी मिली भगत होती है, तब उस केस में उसका रिमूवल तो होता ही होता है। ट्राइब्यूनल एक ऑर्डर पास करके ऑडिटर का रिमूवल कर सकता है। और साथ ही साथ वहां पे यह भी लिखा था कि ऑडिटर शेल आल्सो बी लायबल अंडर सेक्शन 447, कि ऑडिटर को हम 447 के अंदर भी लायबल करेंगे। अब बात आएगी सर ये लायबल का मतलब क्या है? बिकॉज आपने जब अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर वे में डिस्चार्ज नहीं किया, तब उस केस में आपके ऊपर लायबिलिटी फिक्स हो जाती है कि अब आप किन किन चीजों के लिए लायबल हो जाएंगे, बिकॉज आपने अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं किया। तो ड्यूटी तो क्लियर है कि हाँ, जब मैं किसी एक्ट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए जा रहा हूं, चाहे वो कंपनी एक्ट हो सकता है या वो इनकम टैक्स एक्ट हो सकता है, तो वहां पर इन दी कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल मेरी काफी सारी ड्यूटीज बताई जाती हैं। और ये मेरा कह सकते हो कि ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज करना है। यानी कि जो भी एक्ट में मुझसे करने के लिए कहा गया है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, तो मुझे वैसा काम करना होगा। और अगर मैंने वैसा काम करके नहीं दिया, तब उस केस में मैं वहां पर लायबल हो जाता हूं और मेरी लायबिलिटीज वहां पर फिर फिक्स कर दी जाती हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 2 ही एक्ट के रेफरेंस से, एक कंपनी एक्ट और दूसरा इनकम टैक्स एक्ट, उनके रेफरेंस से हम समझेंगे कि ऑडिटर किन किन चीजों के लिए लायबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात तो क्लियर है यहां पर। तो जब हम बात करते हैं लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर,
तो बेसिकली यहां पर लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, और एक होती है बच्चे ये सिविल लायबिलिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी डिफरेंस क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी है कि आपको लॉ के अकॉर्डिंग सजा मिल जाएगी, यानी कि या तो आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज टाइप की पड़ेंगी या जेल आप जाएंगे या दोनों। इट इज अ क्रिमिनल लायबिलिटी। लेकिन सिविल लायबिलिटी क्या होता है कि आपके गलत काम करने की वजह से जिसको जो नुकसान हुआ है आपको उसके नुकसान की भी भरपाई करनी होगी। दैट इज कॉल्ड एज सिविल लायबिलिटी। लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी में आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, या दोनों ही आपके ऊपर आ सकती हैं। लेकिन जब हम सिविल लायबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके गलत काम करने की वजह से जिस भी पार्टी को जो नुकसान हुआ है आप वहां पर उसके नुकसान की भरपाई कर दीजिए। इट इज कॉल्ड योर सिविल लायबिलिटी। तो बेसिकली मैंने पहले आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताया कि ड्यूटीज में और लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या है, और जहां पर मैं लायबल हो जाता हूं, जहां पर मैं लायबल हो जाता हूं तब उस केस में आपके ऊपर जो लायबिलिटी होगी या तो वो क्रिमिनल होगी या फिर वो सिविल होगी या फिर ये दोनों ही आपके ऊपर आ सकती हैं। जैसे आप रिकॉल करके देखिए बच्चे एक बार, कंपनी एक्ट में सेक्शन 147 में लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर बताया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपके गलत काम करने की वजह से, ठीक है, नुकसान हुआ है, जेल तो आप जाएंगे, पेनल्टी आपके ऊपर हो रही है, बट कंपनी से जो फीस आपने ली थी वो रेमुनेशन आपको कंपनी को वापस भी करनी होती है। यानी कि कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई करिए, और जो आपके ऊपर पेनल्टीज आ रही हैं उसका पेमेंट करिए, या जेल जाने का भी प्रोविजन वहां पर है। तो जहां पर मैं पेनल्टी पे कर रहा हूं या जेल जा रहा हूं वो है क्रिमिनल लायबिलिटी, और जहां पर किसी दूसरे के नुकसान की मैं भरपाई कर रहा हूं इट इज योर सिविल लायबिलिटी। ठीक है, तो एक छोटा सा बैकग्राउंड बेसिकली मैंने यहां पर आपको दिया कि लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर से मतलब क्या है, कि जब जब ऑडिटर दैट इज एक सीए इन प्रैक्टिस गलत काम करेगा तो वो कैसे कैसे लायबल हो सकता है। बस यही छोटी सी बात हमें यहां पर इस चैप्टर में समझनी है। क्वेश्चन किस तरह के पॉसिबल है वो ऑलरेडी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। देखिए बच्चे ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी एक्ट के रेफरेंस से। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, लायबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 34। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, 4 मार्क्स के लिए आप इसको मार्क कर सकते हो, 4 नंबर के लिए। और क्वेश्चन बेटा मैं फिर बोल रहा हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं। कोई केस भी अगर होगा ना तो बेसिकली वो केस स्टडी नहीं है, वो केस में केवल कुछ फैक्ट आपको बताए गए होंगे, और उन फैक्ट को पढ़ते हुए आपको समझना है कि यहां पर मुझे कौन सी लायबिलिटी को रेफर करके आना है। बस क्वेश्चन वहां पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे नहीं पूछ रहा। देखिए, क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस वेयर एनी प्रोस्पेक्टस विच इज सर्कुलेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और इशूड। ये 3 कीवर्ड हैं, याद कर सकते हो सीआईडी। सर्कुलेट हुआ है, इश्यू हुआ है या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक ही बात है। विच इंक्लूड एनी स्टेटमेंट, कोई एक प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ है और उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई स्टेटमेंट है विच इज अनट्रू और मिसलीडिंग इन द फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज इंक्लूडेड। प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई स्टेटमेंट है विच इज अनट्रू और मिसलीडिंग इन द फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। यानी कि वो कुछ मिसलीड करने वाली बात करता है, या फिर वो अनट्रू है, फॉल्स है, या फिर प्रोस्पेक्टस में किसी मैटर का आना या किसी मैटर का ना आना मिसलीड करता है। 2 बातें हैं। देखो, प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस जो कि सीआईडी हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, इश्यू हुआ है या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई स्टेटमेंट है। 2 कीवर्ड फोकस करना, एक तो बात कर रहा है स्टेटमेंट के लिए और एक बात कर रहा है मैटर के लिए। स्टेटमेंट और मैटर, यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट के लिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चे मैटर के लिए। प्रोस्पेक्टस में कोई स्टेटमेंट है विच इज अनट्रू दैट इज फॉल्स और मिसलीडिंग, मिसलीड करता है, इन द फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको प्रोस्पेक्टस में शामिल किया गया है, इन द फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। या प्रोस्पेक्टस में किसी मैटर का आना, इंक्लूजन, और ओमिशन, ना आना, मिसलीड क्रिएट करता है। देन एवरी पर्सन who authorizes the issue of prospectus
शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। तो हर कोई वो पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस के इस इशू को ऑथराइज किया था वो 447 में लायबल हो जाएगा। लेकिन फिर इसकी एक्सेप्शन आती है कि किन किन केसेस में वो पर्सन यहां पर लायबल नहीं होगा। एक्सेप्शन आई, दिस शैल नॉट अप्लाई, यानी कि ये लायबिलिटी अप्लाई नहीं करेगी टू अ पर्सन इफ ही प्रूव्स दैट सच स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इमैटेरियल। ओमिशन किसका? मैटर का। जो स्टेटमेंट है जो कि अनट्रू या मिसलीडिंग दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, या मैटर का जो ओमिशन है, जो मैटर हमने ओमिट किया है वो इमैटेरियल था, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, या फिर ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट स्टेटमेंट वाज ट्रू, अगर स्टेटमेंट मैटेरियल था लेकिन मेरे पास विश्वास करने के ऐसे पर्याप्त कारण थे, मैं प्रूफ कर दूं कि स्टेटमेंट सही था या उसका आना या ना आना जरूरी था। मैटर का इंक्लूजन और ओमिशन ऐसा करना जरूरी था। अगर आप इस चीज को प्रूफ कर देते हो तो वो पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज किया था उस केस में वो 447 में लायबल नहीं होगा। अब आपके माइंड में एक शायद क्वेश्चन ये आए कि सर पूरा सेक्शन 34 आपने बता दिया, इसमें ऑडिटर का रोल कहां से आ गया? बिकॉज ये सेक्शन 34 बेटा, अगर मैं उम्मीद करूं कि आपने जब सीए इंटर लेवल पे लॉ पढ़ा होगा, सेक्शन 34 तो आपने वहां पर कवर किया होगा, या शायद आपका जो लॉ का पेपर फाइनल में है कोई रेफरेंस वहां पर आया हो। इनकेस नहीं आया तो डेफिनेटली आपने इंटर लेवल पे लॉ में से कवर किया हुआ था। तो अब इसको आप ऑडिट के साथ कनेक्टिविटी करिए। काफी बच्चे इसको बस ऐसे ही पढ़ जाते हैं, इसमें ये नहीं समझते कि ऑडिटर यहां पर कहां से लायबल हो गया। वहां पर तो बस क्लियर लिखा हुआ है सेक्शन 34 के अंदर कि कोई भी प्रोस्पेक्टस जो सीआईडी हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, इश्यू हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और उसमें कोई स्टेटमेंट है विच इज अनट्रू और मिसलीडिंग इन द फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, या किसी मैटर का आना या ना आना, ओमिशन और इंक्लूजन, ये कुछ मिसलीड करता है, लाइकली टू मिसलीड, एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। हर कोई वो पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज किया था उसको हम 447 में लायबल कर देंगे। अब बात यह है कि यहां पर ऑडिटर कैसे लायबल होगा, तो अभी हम देखेंगे कि जब एक प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो वहां पर जो ऑडिटर होता है, कंपनी का जो ऑडिटर है, वो इन दी कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट, इन दी कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज कर सकता है। जब एक प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो उसमें कंपनी के डायरेक्टर के अलावा और भी कई सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज करते हैं, और उसमें एक एक्सपर्ट भी शामिल होता है। तो अगर कंपनी के ऑडिटर का कोई रोल आया था प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज करने में, तो उस केस में वहां पर ऑडिटर लायबल हो जाएगा। सर इनकेस अगर ऑडिटर का कोई लेना देना था ही नहीं प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज करने में, तो क्या उस केस में कंपनी के ऑडिटर पे सेक्शन 34 एप्लीकेबल होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? बिकॉज क्लियर लिखा है यहां पर सेक्शन 34 में लायबल कौन हो रहा है? एवरी पर्सन हु ऑथराइजेस द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, हर कोई वो पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज किया था वो लायबल होगा। इनकेस अगर कंपनी का जो ऑडिटर है उसका कोई रोल ही नहीं था प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज करने में, तब उस केस में ऑडिटर सेक्शन 34 में लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी का ऑडिटर ने इन द कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज किया था, तब उस केस में ऑडिटर यहां पर सेक्शन 34 में लायबल हो जाएगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन, अगर वो प्रूफ करे, इस वाली बात को प्रूफ करना पड़ेगा, इफ ही प्रूव्स दैट द स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इमैटेरियल, या फिर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है विश्वास करने की कि जो स्टेटमेंट है वो सही था, या मैटर का इंक्लूड किया जाना या मैटर को इंक्लूड ना किया जाना, ओमिशन, ऐसा करना जरूरी था। अगर वो इस बात को प्रूफ कर देता है तब ऐसे केस में वो सेक्शन 447 में लायबल नहीं होगा। एग्जाम में क्लियर क्वेश्चन दो क्या बन सकता है? व्हाट आर दी क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? आपको कंपनी एक्ट में यह बताना है कि ऑडिटर की क्रिमिनल लायबिलिटी कहां कहां पर आती हैं। दो सेक्शन आपको रेफर करके आने हैं, एक सेक्शन 34 और दूसरा सेक्शन 448। यहां पे भी क्या है देख लो, क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। तो दो सेक्शन प्लीज बच्चे अपने माइंड में आप फिक्स करिए
कि अगर क्रिमिनल लायबिलिटी पर क्वेश्चन बन जाता है तो एक तो सेक्शन 34 के रेफरेंस से बात करनी है और एक सेक्शन 448 के रेफरेंस से बात करनी है, और इन दोनों ही केसेस में, चाहे सेक्शन 34 का केस हो या सेक्शन 448 का केस हो, इन दोनों ही केसेस में जो आप लायबल होते हैं वो सेक्शन 447 में होते हैं। तो समझेंगे हम कि 447 में आपकी लायबिलिटी क्या निकल के आएगी। सेक्शन 34 उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन पहले 448 समझते हैं, यहां पर आपकी लायबिलिटी कैसे निकल के आ रही है, फिर हम देखते हैं कि 447 में आप किस तरह से लायबल होंगे। क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। इफ इन एनी सर्टिफिकेट, रिटर्न, रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद करिए इसको आप सीआरपीएफ करते हुए, सीआरपीएफ, CRPF. What is called C? C is for certificate, R is for return, report, P for prospectus, and F is for financial statement. So, if in any certificate, return, report, prospectus, financial statement, or other document, any person makes a statement, अगर कोई person statement देता है, which is false in any material particular, knowing it to be false, यानी कि मुझे पता है कि कोई एक स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है और जानते हुए भी आप ये चीजें अपनी रिपोर्ट में लेके आ रहे हो, या फिर मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर या सीआरपीएफ के अंदर मैटेरियल फैक्ट का ओमिशन करता हूं, नोइंग इट टू बी मैटेरियल, मुझे पता है कि ये चीजें मैटेरियल हैं और पता होने के बावजूद भी मैं ये चीजें सीआरपीएफ के अंदर मेंशन नहीं करता, तो ऐसा पर्सन लायबल हो जाएगा सेक्शन 447 के अंदर। अब इसका एग्जांपल अगर मैं ऑडिट से लिंक करके दूं, तो आप कंपनी के ऑडिटर हैं और आपको पता है कि कंपनी के गोइंग कंसर्न पर मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती हैं। जब मुझे पता है कि कंपनी के गोइंग कंसर्न पर मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती हैं, तो अब उस केस में हमारा SA 570 भी हमसे कहता है कि अगर मैनेजमेंट के पास एक अच्छा एक्शन प्लान भी हो इन प्रॉब्लम से ओवरकम करने का, तो भी आपको ये वाली बात अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लेके आनी थी, एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस करते हुए अंडर द हेडिंग मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। लेकिन ये चीज इतनी मैटेरियल थी, मुझे पता था मैटेरियल है, लेकिन फिर भी इस चीज को मैं अपनी रिपोर्ट में लेके नहीं आ रहा। इस एग्जाम्पल को आप इसके साथ फिट करके देखिए। इफ इन एनी रिपोर्ट, हमारे केस में क्या आ गया, ऑडिट रिपोर्ट, एनी पर्सन, कौन, ऑडिटर, मेक्स अ स्टेटमेंट विच ओमिट एनी मैटेरियल फैक्ट, क्या मैंने इसके अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो मैंने ओपिनियन दी है, क्या मैंने एक मैटेरियल फैक्ट का ओमिशन दिया है, मैटेरियल फैक्ट का ओमिशन किया है, बिल्कुल किया है, जानते हुए भी कि मैटेरियल है, तब उस केस में ऑडिटर भाई साहब कहां पर लायबल हो जाएंगे, सेक्शन 447 के अंदर आप लायबल हो जाओगे। तो इफ इन एनी सीआरपीएफ, सर्टिफिकेट, रिटर्न, रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनी पर्सन मेक अ स्टेटमेंट, पर्सन को स्टेटमेंट देता है, विच इज फॉल्स इन एनी पर्टिकुलर इन एनी मैटेरियल पर्टिकुलर, नोइंग इट टू बी फॉल्स, या फिर मैं ओमिट करता हूं मैटेरियल फैक्ट का, नोइंग इट टू बी मैटेरियल, उस केस में लायबल करेंगे सेक्शन 447 के अंदर। यानी सेक्शन 34 में गलत काम हुआ है, लायबल होंगे सेक्शन 447 के अंदर। 448 में गलत काम हो रहा है, सीआरपीएफ के अंदर गलत बातें आ रही हैं, या फिर मैटेरियल फैक्ट का ओमिशन किया जा रहा है, अगेन आप लायबल होंगे सेक्शन 447 के अंदर। तो अब ये समझते हैं कि ये सेक्शन 447 क्या है। सर एग्जाम में क्या क्रिमिनल लायबिलिटी सेपरेट पूछेगा, यही दोनों एक साथ पूछेगा? जहां तक एग्जाम में क्वेश्चन लगे हुए हैं, तो क्रिमिनल लायबिलिटी आपसे दोनों एक साथ ही पूछी जाती हैं। आप दो दो नंबर के इसको आप लेके चल सकते हो, सेक्शन 34 को 2 नंबर के पर्पस के लिए और सेक्शन 448 को 2 नंबर के पर्पस के लिए। सर क्या अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो क्या हमें सेक्शन 447 की भी बातें करके आनी है क्या? तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जब इसके ऊपर जब मैं सजेस्टेड आंसर देखता हूं, तो वहां पर 447 की बातें नहीं करते। हाँ, रेफरेंस तो आता है कि ऑडिटर जो है, जो पर्सन है जिसने गलत काम किया है, वो लायबल होगा सेक्शन 447 के अंदर, लेकिन 447 का डिटेल वहां पर देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आपसे आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी पूछी जा रही थी, हमने बता दिया सेक्शन 34 के रेफरेंस से, हमने बताया सेक्शन 448 के रेफरेंस से, और इन दोनों ही केसेस में हमने रेफरेंस दिया है सेक्शन 447 का।
लेकिन हाँ सेक्शन 447 पर सेपरेट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बात करें तो क्या आज तक कोई सेपरेट क्वेश्चन 447 पे पूछा गया? देयर आंसर इज नो। लेकिन हाँ इसको आप एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपोर्टेंट मार्क करना। इसके ऊपर एमसीक्यू आपकी जो पेनल्टीज वगैरह पड़ रही है इसके ऊपर, इस पे आपसे एग्जाम में एमसीक्यू टाइप का कोई क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करवा सकता है। देखिए, एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, कहां पर? अभी तो सेक्शन हमने रेफर किए, सेक्शन 34 को देखा, सेक्शन 448 को देखा, या फिर अगर फ्रॉड में आपकी मिली भगत थी, डायरेक्टली आप फ्रॉड नहीं कर रहे थे, लेकिन जो फ्रॉड कर रहे थे आप फ्रॉड में उनको क्या कर रहे हो, उनको एनकरेज कर रहे थे कि हाँ इस तरह से फ्रॉड करिए, यानी कि आपके डायरेक्शन में, आपके सुपरविजन में कंपनी फ्रॉड कर रही थी। और जब ये वाली बात ट्राइब्यूनल को मालूम चली तो उन्होंने सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 में एक ऑर्डर पास करके आपका रिमूवल कर दिया। तो 140 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपने पढ़ा होगा बच्चे कि अगर इस तरह से ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के जरिए मेरा रिमूवल होता है तो मैं अगले 5 साल, जिस दिन ये ऑर्डर आया था उस ऑर्डर की डेट से अगले 5 साल अब आप किसी कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकते थे। लेकिन साथ ही साथ वहां पर यह भी लिखा हुआ था ऑडिटर शेल आल्सो बी लायबल अंडर सेक्शन 447। आप 447 में भी लायबल होंगे, क्यों? बिकॉज आप यहां पर फ्रॉड में गिल्टी पाए गए हो। तो सेक्शन 34 को आप देख लीजिए, सेक्शन 448 को आप देख लीजिए, दोनों केस में बताइए कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो अगर फ्रॉड में आपकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाती है कि हाँ आपने ही ये फ्रॉड किए हैं, तब लायबल किया जा रहा है आपको 447 के अंदर। लायबल कैसे किया देखिए ध्यान से, एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड। तो यहां पे दो रेंज आपको दी है कि छोटा फ्रॉड है या बड़ा फ्रॉड है। छोटे फ्रॉड की कम सजा है, बड़े फ्रॉड की ज्यादा सजा है। इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी विच एवर इज लोअर, यानी कि कम से कम 10 लाख के अगर फ्रॉड की हम यहां पर बात करते हैं और यहां पर 10 लाख से नीचे वाले फ्रॉड की बात की जा रही है, देन ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, और जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 10 ईयर्स। तो एमसीक्यू की रेंज दिखाई दे रही है आपको, कम से कम 6 साल की जेल, और जो एक्सटेंड हो सकती है ये मैक्सिमम रेंज आपको दी है 10 साल की, एंड साथ ही साथ पड़ रहा है आपके ऊपर फाइन कितना, 100% से लेकर 300% ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। जितने अमाउंट का ये फ्रॉड हुआ है उस अमाउंट के इक्वल या फिर उसके 3 गुने तक आपके ऊपर फाइन पड़ सकता है। ध्यान देना ये एंड है और नहीं है। तो अगर आपने जो फ्रॉड किया हुआ है, ये फ्रॉड के अमाउंट कम से कम 10 लाख और कंपनी के टर्नओवर का 1% विच एवर इज लोअर इतना है, तब उस केस में आपको जेल जाना पड़ रहा है कम से कम 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 10 साल के लिए, और एक फाइन साथ में अलग से पड़ रहा है जो 100% से लेकर 300% तक जा रहा है ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। लेकिन जहां पर जो फ्रॉड है इसमें अगर पब्लिक इंटरेस्ट हुआ, फ्रॉड के अंदर अगर पब्लिक इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट कैसे, अगर आपके फ्रॉड की वजह से पब्लिक का नुकसान हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पब्लिक का जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो डैमेज हो रहा है, वेयर फ्रॉड इन क्वेश्चन इन्वॉल्व्स पब्लिक फ्रॉड, तब उस केस में जो आपके बेटा जेल का प्रोविजन है ना कम से कम 6 महीने वाला, वो कम से कम 3 साल का होगा, यानी कि 6 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल है। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जो फ्रॉड इन क्वेश्चन है अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो जो फ्रॉड के होने पर आपको जो जेल भेजा जा रहा है वो 6 महीने नहीं होगा, वो कम से कम यहां पर चला जाएगा फिर 3 साल के लिए। और साथ ही साथ फाइन आपके ऊपर लग रहा है जितना अमाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है उसके 100% से लेकर उसके 300% तक। लेकिन जो फ्रॉड हो रहा है अगर ये लेस देन ₹10 लाख है या 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी विच एवर इज लोअर एंड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, तब उस केस में पनिशेबल होगा विद अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर। यहां पे एक मिनिमम रेंज आपको नहीं दी, लेकिन हाँ पब्लिक इंटरेस्ट अगर हुआ तो मिनिमम रेंज बेटा 3 साल की है, यानी कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ तो कम से कम 3 साल और मैक्सिमम जा सकता है ये 5 साल तक।
यहां पर 10 साल था बिकॉज फ्रॉड का अमाउंट ज्यादा था, यहां पर मैक्सिमम 5 साल है बिकॉज फ्रॉड का अमाउंट कम है। यहां पर एक मिनिमम रेंज भी आपको दी थी 6 महीने की, यहां पर मिनिमम कुछ भी नहीं है, बोले चाहे 1 महीने की हो या 2 महीने की हो, बट मैक्सिमम चला जाएगा ये 5 साल तक। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था फ्रॉड इन क्वेश्चन में, तब उस केस में ये कम से कम 3 साल की जेल आपको होगी। और यहां पे क्या था बच्चे, एंड, इस जगह पर क्या है, और फाइन विच में एक्सटेंड टू, इसमें एक चेंज कर लेना, शायद आपके नोट्स में अगर ये 20 लाख है ये 50 लाख होगा, विच में एक्सटेंड टू 50 लाख, और विद बोथ, या दोनों भी हो सकते हैं। देखो यहां पर और का ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहां पर बोल रहा है और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 लाख और विद बोथ। विद बोथ का मतलब कि जेल प्लस फाइन, जेल प्लस फाइन। तो 447 पे एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपसे लिखवा ले, लेकिन हाँ इस पर आप खुद देख पा रहे हो कि एमसीक्यू की एक रेंज पॉसिबल है। ये तो हमने बात करी है क्रिमिनल लायबिलिटी की। अब बात करते हैं हम सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी समझ में आ रही है क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी आपने क्या देखा, क्या यहां पर जिसको जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई कराई गई क्या? नहीं, केवल क्या हुआ, जेल जा रहे हैं या जो फाइन है पेनल्टी है उसका हम पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं सिविल लायबिलिटी में। सिविल लायबिलिटी में क्या होगा, सिविल लायबिलिटी में बेटा आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी ये निकाल देंगे कि आपके इस गलत काम की वजह से जिसको जो नुकसान हुआ था आपको उसके नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। जैसे अभी आपने देखा सेक्शन 34 को, सेक्शन 34 में क्या हुआ कि एक प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई स्टेटमेंट था which is untrue or misleading in the form or context in which it is included in the prospectus, या किसी मैटर का प्रोस्पेक्टस में आना या ना आना मिसलीड क्रिएट करता है, तो हर कोई वो पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज किया था वो सेक्शन 447 में हम लायबल कर देंगे। ये तो था क्रिमिनल लायबिलिटी। लेकिन सोचिए कि प्रोस्पेक्टस में किसी स्टेटमेंट के आने की वजह से जो कि गलत था, या किसी मैटर के आने या ना आने की वजह से जो इन्वेस्टर है उसने इस प्रोस्पेक्टस पर विश्वास किया, जो इन्वेस्टर है उसने इस प्रोस्पेक्टस पर विश्वास करा और उसने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लिया, और अब उसको नुकसान हो गया, तो उसके नुकसान की भरपाई क्या कौन करेगा? बिकॉज जिसने गलत काम किया था उसको तो हमने 447 में लेबल कर दिया, लेकिन ये बताइए कि जिसको जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान का क्या होगा? तो कंपनी ने इस बात का भी ध्यान रखा, बोले आप प्लीज परेशान ना होइए, आपकी भी नुकसान की भरपाई कराएंगे, यानी कि अब सेट करेंगे हम यहां पर सिविल लायबिलिटी, और वो आएगी सेक्शन 35 के रेफरेंस से। देखिए बच्चे ध्यान से, सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। इसको जरा ध्यान से आप पढ़ना। वेयर अ पर्सन हैज सब्सक्राइब्ड फॉर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, यहां पर पर्सन का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टर आप कह सकते हो, इन्वेस्टर, किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया कंपनी में। वेयर अ पर्सन हैज सब्सक्राइब्ड फॉर, सब्सक्राइब करा है सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, भाई प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ था तो कोई ने कोई सिक्योरिटी इश्यू करने के लिए ही हुआ होगा, तो ठीक है प्रोस्पेक्टस को पढ़ा किसी पर्सन ने और उसने कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लिया। कैसे? एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट इंक्लूडेड, कोई स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में आया था, और इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में कोई मैटर आया था या प्रोस्पेक्टस में कोई मैटर नहीं आया था, इन बातों पर विश्वास करते हुए उसने कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन जो स्टेटमेंट शामिल हुआ था या किसी मैटर का आना या ना आना वो मिसलीड कर रहा था, और उस पर्सन को, जिस पर्सन ने प्रोस्पेक्टस पर काम करते हुए, प्रोस्पेक्टस में इन चीजों पर विश्वास करते हुए कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया था, उसको लॉस हो गया, एंड हैज सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज एज कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, उसके परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ का मतलब उसके परिणाम स्वरूप उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, डैमेज हो गया। तो अब क्या होगा, कंपनी एंड एवरी पर्सन, कंपनी की भी सिविल लायबिलिटी है और एवरी पर्सन, इन पर्सन की भी सिविल लायबिलिटी होगी। किस किस पर्सन की? एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जब प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ था तो प्रोस्पेक्टस इश्यू होने के टाइम पर जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनकी सिविल लायबिलिटी करा रहे हैं। एंड कौन सा पर्सन?
has authorized himself to be named and is named in the prospectus as director। यानी अभी वो कंपनी में डायरेक्टर नहीं था, बिकॉज अगर डायरेक्टर था तो पॉइंट नंबर 1 में आप कवर हो गए। अभी आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं थे, बट उसने ऑथराइज कर दिया कि ठीक है मेरा नाम आप प्रोस्पेक्टस में शामिल कर सकते हो एज डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है और हैज एग्रीड टू बिकम सच डायरेक्टर। मैं ऐसा डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं, या तो इमीडिएटली और आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, कि 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद मैं कंपनी की डायरेक्टरशिप ले लूंगा। तीसरा, प्रमोटर, यानी कि कंपनी लायबल हो रही है, कंपनी के डायरेक्टर लायबल हो रहे हैं, कंपनी के प्रमोटर लायबल हो रहे हैं। हर कोई वो पर्सन भी लायबल हो रहा है जिसने ऑथराइज कराया कि ठीक है मेरा नाम प्रोस्पेक्टस में आप शामिल कर लीजिए एज डायरेक्टर। या फिर मैं एक काम करूंगा कि मैं इमीडिएटली या कुछ इंटरवल के बाद, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मैं कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा। या फिर हु हैज ऑथराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसने कंपनी के प्रोस्पेक्टस के इश्यू को ऑथराइज किया था, या जो एक्सपर्ट है। ये सारे के सारे पर्सन, ये सारे के सारे पर्सन की सिविल लायबिलिटी यहां पर फिक्स की जा रही है। अब ढूंढिए ऑडिटर यहां पर किस कैटेगरी में आएगा। क्या ऑडिटर कंपनी का डायरेक्टर है? बोले नहीं है। क्या उसने ये कहा है कि भाई मैं कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा? ये भी नहीं कहा। क्या वो कंपनी का प्रमोटर है? नहीं कहा। हु हैज ऑथराइज्ड द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये हो सकता है बिल्कुल इन द कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट, प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज किया जा सकता है, या फिर एज एक्सपर्ट वो काम कर सकता है। तो उस केस में यहां पर ऑडिटर आ सकता है कि अगर उसने इन द कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट यहां पे काम किया हुआ था। shall be liable to pay compensation to every person who has sustained loss or damage। तो कंपनी और इन पर्सन को मिलके उस पर्सन के नुकसान की भरपाई करनी होगी जिसने प्रोस्पेक्टस पर विश्वास करते हुए कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लिया था। लेकिन जिस तरह से हमने सेक्शन 34 में 2 एक्सेप्शन देखी, ऐसी आपको सेक्शन 35 में भी एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी कि इन केस में उसकी सिविल लायबिलिटी बच जाएगी। यानी कि जिस पर्सन को नुकसान हुआ था उसके नुकसान को भरपाई करना मेरी जिम्मेदारी नहीं बनेगी, मेरी सिविल लायबिलिटी नहीं बनेगी। कब? 3 एक्सेप्शन यहां पे दी, देखिए ध्यान से। एक्सेप्शन, नो पर्सन शैल बी लायबल, कहां पर? अंडर सेक्शन 35। लायबिलिटी आपकी निकल के नहीं आएगी इफ ही प्रूव्स दैट। अगर आप सेक्शन 34 की एक्सेप्शन देखें या सेक्शन 35 की आप एक्सेप्शन देखें, दोनों केस में वर्ड क्या यूज किया गया है? प्रूफ। प्रूफ करना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि बस आपने बोल दिया ना। अपनी जो बात आप बोल रहे हो इस बात को अगर आप प्रूफ कर देते हो तो उस केस में सेक्शन 34 में आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी बच जाएगी और सेक्शन 35 के अंदर आपकी सिविल लायबिलिटी बच जाएगी। देखिए क्या है एक्सेप्शन। अगर मैंने कंसेंट दी थी, हैविंग कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, ये कौन सा पर्सन है बेटा? ये वाला है जो सेकंड कैटेगरी में आया था। हैज ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड एंड इज नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर और हैज एग्रीड टू बिकम सच डायरेक्टर आइदर इमीडिएटली और आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ध्यान से, हैविंग कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ही विथड्रॉ हिज कंसेंट बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कि ठीक है मैंने कंसेंट दी थी कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा, लेकिन प्रोस्पेक्टस के इशू होने से पहले मैंने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था। एंड इट वाज इशूड, इट इज फॉर प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज अथॉरिटी और कंसेंट। मेरी अथॉरिटी और मेरे कंसेंट के बिना ही ये प्रोस्पेक्टस आपने इशू किया था। तो जो पर्सन कंपनी के डायरेक्टर हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर उस पर्सन की जिसने कहा था कि ठीक है मैं ऑथराइज कर रहा हूं कि मेरा नाम आप प्रोस्पेक्टस में शामिल कर लीजिए एज डायरेक्टर और मैं कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा या तो इमीडिएटली और आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं प्रूफ करता हूं उस वाली बात को कि प्रोस्पेक्टस के इशू होने से पहले मैंने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था और ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है, ये मेरी अथॉरिटी या मेरी कंसेंट के बिना इशू हुआ है, इस बात को अगर आप प्रूफ कर देते हो आपकी सिविल लायबिलिटी नहीं बनेगी। सेकंड, द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट एंड दैट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ इट्स इशू he forthwith gave a reasonable public notice that it was issued without his knowledge or consent। ये किसके लिए हो सकता है? ये सपोज इस वाले पॉइंट पे आप फिट करके देखिए कि मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं और मैं पिछले 3-4 साल से सपोज यूएसए में हूं
अब मेरे पीछे क्या हो रहा है कि सपोज कंपनी में तो 4-5 डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो लेकिन मेरी एब्सेंस में क्या हुआ है कि वहां पर कोई एक प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से फंड मांगा गया था, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। अब ये बताइए कि जब मैं पहले पॉइंट को पढ़ता हूं इस जगह पर कि एवरी पर्सन हु इज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के इशू होने के टाइम पर क्या आप कंपनी के डायरेक्टर थे? बिल्कुल था। लेकिन मैं 3-4 साल से सपोज यूएसए में था, डायरेक्टर हूं कंपनी का, बट मैं इंडिया में नहीं हूं। और मेरे पीछे क्या हुआ कि बाकी डायरेक्टर्स ने कंपनी में फंड रेस करने के पर्पस के लिए एक प्रोस्पेक्टस को इशू किया था और उसके जरिए पब्लिक से वो फंड रेस कर रहे थे। तो ऐसे डायरेक्टर जो इंडिया के बाहर था 3-4 साल से, जो कंपनी की एक्टिविटी को नहीं देख रहा था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बी पॉइंट को रीड करिए। प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, मुझे तो पता ही नहीं था, या पता तो था कि हाँ कुछ ये फंड रेस कर रहे हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करने के टाइम पर मेरी कंसेंट नहीं ली गई थी। एंड ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ इट्स इशू, और जैसे मुझे मालूम चला कि ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है जिसके जरिए पब्लिक से फंड रेस किए जा रहे हैं, मैंने एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस दिया था और इट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, कि मैंने इस बात का एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस दिया है कि ये जो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है ये मेरी नॉलेज के बिना, ये मेरी कंसेंट के बिना हुआ है। अगर से मैंने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया था तो बेटा फिर आप क्या प्रूफ कर पाओगे? आप इस चीज को प्रूफ करो ना कि हाँ ये आपकी कंसेंट आपकी नॉलेज के बिना हुआ था। तो इस चीज का आप एक पब्लिक नोटिस दे दीजिए, रीजनेबल पब्लिक नोटिस। सर रीजनेबल पब्लिक नोटिस में क्या माना जाएगा? सपोज जैसे ही मुझे मालूम चला तो मैंने अपने ट्विटर हैंडल से ये वाली बात बोली, या मैंने कंपनी का ट्विटर हैंडल यूज करा, उसके जरिए मैंने ये वाली बात बोली, क्या एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस माना जाएगा? व्हाट इज कॉल्ड पब्लिक नोटिस, कि कोई भी ऐसा नोटिस जिसके जरिए पब्लिक को आपकी बात के बारे में पता चल सके, इट इज कॉल्ड एज रीजनेबल पब्लिक नोटिस। क्या मैं किसी एक बिजनेस न्यूज़पेपर जो होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस टुडे है, क्या वहां पर भी मैं कोई एक पब्लिक स्टेटमेंट देके ये वाली बात बोल सकता हूं? डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो मैंने अगर एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस दिया था, रीजनेबल पब्लिक नोटिस किस बात का, कि प्रोस्पेक्टस जो इशू हुआ है ये मेरी कंसेंट नॉलेज के बिना इशू हुआ है, तो उस केस में आप सिविल लायबिलिटी से आप बच जाएंगे। तो एक ऐसा पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस के इशू को, इशू होने के टाइम पर कंपनी में डायरेक्टर बनने की बात की थी, लेकिन फिर मैंने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर दिया था और ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है, ये मेरी अथॉरिटी मेरी कंसेंट के बिना हुआ है, सिविल लायबिलिटी आपकी बच जाएगी। या कोई ऐसा डायरेक्टर जिसको प्रोस्पेक्टस के इशू के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, बाद में मालूम चल रहा है कि प्रोस्पेक्टस तो मेरी कंसेंट मेरी नॉलेज के बिना इशू हुआ है, मैंने एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस दिया इस वाली बात का कि मेरी कंसेंट मेरी नॉलेज के बिना ये इशू हुआ है। अगर आप ये वाली बात प्रूफ कर देते हो तब उस केस में आपकी सिविल लायबिलिटी यहां पर नहीं बनेगी। तीसरे पॉइंट को बच्चे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने एंड पे सेल्फ रीड करके देखिए और देखिए क्या कुछ आपको इसमें समझ में आता है, पढ़ के देखिए एक बार। ये इतनी आसानी से क्लियर नहीं होता, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक दो बार अपने एंड पर रीड करके देखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से पढ़िए। पढ़ा?
कुछ आया समझ में? पहले एक रीडिंग मैं यहां पे पहले आपके साथ कर रहा हूं, फिर इस पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल पहले ऑडिट से हटके दूंगा, लेकिन वो एग्जाम्पल सुनने के बाद काफी हद तक आपको आइडिया होगा कि यहां पर बेसिकली सी पॉइंट कहना क्या चाहता है। फिर उसको हम प्रोस्पेक्टस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लिंक करेंगे। एज रिगार्ड, यानी किसके लिए बात हो जा रही है? एज रिगार्ड का मतलब हम यहां पर किसके रिगार्ड में बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट मैटर पे हम बात कर रहे हैं। एज रिगार्ड एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट purported to be made by an expert, it was a correct and fair representation of the statement, and he had reasonable ground to believe that the person making the statement was competent to make it, and that the said person had given the required consent to the issue of prospectus and had not withdrawn that consent before delivery of a copy of prospectus for registration or the defendant's knowledge before allotment thereunder। समझिए ध्यान से। अभी रिसेंटली ना एक ऐसी मूवी आई जिसने ना पूरे इंडिया को, या इंडिया क्या, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सबको एकजुट कर दिया, सबको एकजुट कर दिया। और वो मूवी है आदि पुरुष। नाम सुना होगा, ठीक है। तो अब ये कहने की तो समझ गए होंगे कि मैं किस संदर्भ में यहां पे बात करने के लिए जा रहा हूं। तो अभी रिसेंटली आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई और उसमें लेके कुछ स्टेटमेंट को लेकर, कुछ जो मूवी में स्टेटमेंट हैं, जो हनुमान जी की बोली दिखाई दी, उस पर कुछ पब्लिक ने बहुत बड़ा उस पर ऑब्जेक्शन रेस करा। कुछ डायलॉग थे कि जली ना, कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, ठीक है ना, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की, ये कुछ डायलॉग थे। और डायलॉग कौन बोल रहे थे? भगवान जी बोल रहे थे, ठीक है ना। डायलॉग का सेंस देखिए आप। तो यहां पर सपोज कि जो आदि पुरुष के डायरेक्टर है, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, आदि पुरुष का डायरेक्टर था कौन? ओम रावत, ओम रावत है शायद, ओम राउत। चलो मिस्टर ओम लिख देते हैं यहां पर, डायरेक्टर मिस्टर ओम। और जो उसके कंटेंट राइटर हैं मूवी के, जिन्होंने इनके लिए संवाद, जो डायलॉग हैं वो जो बोले हैं, जो लिखे हैं, वो है मिस्टर मनोज, मनोज मुंशीर या मनोज शुक्ला जी, मिस्टर मनोज, ठीक है। मूवी रिलीज हुई, तो ये जो मूवी है इसको आप सोचिए जस्ट लाइक प्रोस्पेक्टस, कि एक मूवी रिलीज हो रही है, एक प्रोस्पेक्टस रिलीज हो रहा है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर, उस मूवी के अंदर कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि क्या है, अनट्रू या मिसलीड कर रहे हैं। तो कटघरे में खड़ा कर दिया किसको? इस डायरेक्टर को, मिस्टर ओम को खड़ा कर दिया। क्योंकि भाई मूवी में ठीक है डायलॉग अलग कोई बंदा लिख रहा है, लेकिन डायरेक्टर की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी निगरानी में तो मूवी बन रही थी ना, तो आपकी निगरानी में ऐसे डायलॉग लिखे गए हैं, ऐसे डायलॉग बोले गए हैं, तो इस चीज की जिम्मेदारी आप लेके चलिए। तो मिस्टर ओम को सपोज कटघरे में खड़ा कर दिया गया, ओम रावत को, कि अब आप बताइए कि इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो अब बात आ रही है कि क्या मिस्टर ओम इस गलत स्टेटमेंट में, जो कि ऐसे डायलॉग इस मूवी में डाले गए कि लंक जलेगी भी तेरे बाप की, या फिर तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने के लिए यहां पर आ गया, कि भारत की लड़कियां छेड़ोगे, भारत की औरतें को उठाओगे, तुम्हारी लंका लगा देंगे, ये कुछ डायलॉग थे। मैंने तो मूवी नहीं देखी, लेकिन इतने डायलॉग मुझे इसलिए पता चल रहा है बिकॉज सोशल मीडिया पे काफी मीम और न्यूज चैनल वगैरह ने काफी कवरेज की थी इन चीजों को लेकर। और बात भी सही है, ये एक आप रामायण बना रहे हो तो आप ये चीजें कैसे रामायण में आप डाल सकते हो? ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम तो रामायण बना ही नहीं रहे थे। भाई सबको पता है आप क्या बना रहे थे और आपने क्या बना दिया। तो डायरेक्टर मिस्टर ओम रावत, इनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अब इस पर बात चल रही है कि क्या ये लायबल हैं या नहीं है। तो अगर मिस्टर ओम कुछ बातों को प्रूफ कर दें, मिस्टर ओम कुछ बातों को प्रूफ करें कि सर मैं तो ये मानता हुआ चल रहा था कि मिस्टर मनोज जो है, कि ये एक अच्छा खासा नाम है, जिन्होंने इतना अच्छा गाना भी लिखा था कि तेरी मिट्टी में मैं मिल जावा, ठीक है ना, वो कौन सा था, केसरी मूवी का सॉन्ग था। बोले इतने अच्छे ये कंटेंट राइटर हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, तो मैं तो इनको बिल्कुल एक्सपर्ट मानते हुए काम कर रहा था, और मुझे पता है कि ये बंदा अच्छा काम करता है।
मतलब कि मैंने इनको ऐसे हायर नहीं किया था, इनका मैंने बैकग्राउंड वगैरह देखा था, उसके बाद मैंने इनको हायर किया। और जब इतना एक कॉम्पिटेंट पर्सन अपनी बात बोल रहा है तो फिर मैंने इसकी बात पर विश्वास किया। अब आप खुद देखो ना, न्यूज चैनल वगैरह पे जब मिस्टर मनोज आते हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो कितने सही तरीके से, सही क्या उनके लिए वो सही है, बट कैसे कॉन्फिडेंटली वो अपनी बात को वहां पर आके जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मिस्टर मनोज बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात को आगे रखते हैं कि बोले हमने तो अपनी दादियों से, अपनी नानियों से जो कहानी सुनी है रामायण की, तो कहानी सुनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हमने आज की जनरेशन को देखते हुए चीजें लिखी थी। वो इन दी कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट अपनी बात रख रहा है। तो बात यहां पर मिस्टर मनोज को लेकर नहीं है, मिस्टर मनोज तो यहां पर क्या है, एक एक्सपर्ट है जिनका कोई स्टेटमेंट आया है किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर। बात कर रहे हैं हम यहां पर कि क्या मिस्टर ओम इस चीज के लिए लायबल होंगे या नहीं होंगे। तो मिस्टर ओम यहां पर इस चीज के लिए लायबल नहीं होंगे अगर मिस्टर ओम कुछ बातों को प्रूफ कर दें। मिस्टर ओम कुछ बातों को प्रूफ कर दें कि बोले भाई मैं तो इसको एक ये मानते हुए कि हाँ ये जो मिस्टर मनोज है ये कॉम्पिटेंट हैं, कि रामायण का मुझे कंटेंट लिखवाना था आदि पुरुष का और मेरे अकॉर्डिंग ये कॉम्पिटेंट थे, ऐसा रीजनेबल ग्राउंड है, मैंने इनका बैकग्राउंड देखा था, मुझे काफी कॉम्पिटेंट पर्सन लगा और उसने ये स्टेटमेंट दिया। और मिस्टर मनोज ने अपनी कंसेंट को कभी भी विड्रॉ नहीं किया था मूवी के रिलीज होने से पहले, यानी मिस्टर मनोज मूवी के रिलीज होने के से लेकर और अब तक जब तक ये मूवी सिनेमा हॉल में चल रही है, मिस्टर मनोज अपनी बात पर टिके हुए हैं कि हाँ इन्होंने ये जो ऐसा लिखा है गलती से नहीं हुआ है, उन्होंने स्टेटमेंट बिल्कुल जानबूझ के दिया है, पूरे होशो हवास में दिया है। और उनका बिल्कुल ऐसा मानना है कि जो मैंने स्टेटमेंट डायलॉग मूवी में लिखे हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं। तो अगर मिस्टर ओम मिस्टर मनोज पर विश्वास करके, इतना विश्वास करके अपनी बात रख रहे हैं और मिस्टर मनोज ने अपनी कंसेंट को यहां पर कोई विड्रॉ नहीं किया था, तो उस केस में क्या मिस्टर ओम यहां पर लायबल होंगे? उस केस में यहां पर मिस्टर ओम को लायबल नहीं किया जा रहा। अब जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे, जहां पर आप मूवी को रिप्लेस करना प्रोस्पेक्टस से, जहां पर मैं मिस्टर ओम की बात कर रहा हूं, यहां पर वो पर्सन है जो प्रूफ कर दे इस वाली बात को, तो वो लायबल नहीं होगा। और एक्सपर्ट वाले केस में जो मूवी का कंटेंट राइटर था मनोज शुक्ला, तो उसको आप रख के देखिए, ये पॉइंट आपको काफी हद तक समझ में आएगा। फिर से पढ़ के देखिए एक बार। एज रिगार्ड एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट purported to be made by an expert, it was correct and fair presentation। परपोर्टेड का मतलब होता है कथित रूप से, जिसको हम ये कह रहे हैं कि हाँ भाई ये जो डायलॉग है ये करेक्ट एंड फेयर प्रेजेंटेशन है, जो कि ये कुछ मिसलीडिंग लग रहा है। तो एज रिगार्ड एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट परपोर्टेड टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट, जो प्रोस्पेक्टस के इशू के टाइम पे एक्सपर्ट था, इट वाज अ करेक्ट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन, कि भाई जानबूझ के नहीं हुआ है, हमने जानबूझ के ऐसे डायलॉग मूवी में डाले थे। उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये एक करेक्ट एंड फेयर प्रेजेंटेशन है, जो कि कथित रूप से क्या लग रही है, पब्लिक को मिसलीड लग रहा है। एंड ही इज फॉर डायरेक्टर, ही इज फॉर डायरेक्टर, यानी कि ही इज फॉर, यहां पर क्या हुआ, जो मूवी का डायरेक्टर है या कंपनी का डायरेक्टर है मिस्टर ओम राउत, उसकी बात करिए। ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वाज कॉम्पिटेंट, यानी जो एक्सपर्ट था प्रोस्पेक्टस की इशू के टाइम पर, तो डायरेक्टर के पास विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं ऐसे कि जो एक्सपर्ट था प्रोस्पेक्टस के इशू में वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन था। तो ऐसे ही सोच लीजिए आदि पुरुष को लेकर ओम रावत के पास पर्याप्त कारण थे इस चीज को लेकर कि भाई जो मिस्टर मनोज जी है, जो उन्होंने मूवी के डायलॉग लिखे हैं, वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। दैट ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वाज कॉम्पिटेंट टू मेक इट एंड दैट द सेड पर्सन हैड गिवन द रिक्वायर्ड कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेड पर्सन से मतलब क्या, यहां पर एक्सपर्ट से ही है कि एक्सपर्ट ने अपनी रिक्वायर्ड कंसेंट दी थी प्रोस्पेक्टस को इशू करने के टाइम पर, एंड हैड नॉट विथड्रॉ दैट कंसेंट बिफोर द डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर डिफेंडेंट्स नॉलेज बिफोर द अलॉटमेंट देयर अंडर, डिफेंडेंट की नॉलेज में आने से पहले या रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उस एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया था। बात यह आ रही है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई स्टेटमेंट है जो कि मिसलीड दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो एक ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है। तो बात आएगी कंपनी का जो डायरेक्टर है, क्या हम उसको लायबल करें या ना करें। तो डायरेक्टर ये कह रहा है कि भाई देखो जिस एक्सपर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है हमारे अकॉर्डिंग वो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट था, ठीक है, उसने प्रॉपर कंसेंट दिया था इस चीज के इशू को लेकर, प्रोस्पेक्टस के इशू होने को लेकर, और उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया हुआ था, यानी कि भाई मैं तो एक एक्सपर्ट पे विश्वास करके काम कर रहा था और मैंने एरा गैरा कोई एक्सपर्ट हायर नहीं किया था,
हमने प्रॉपर एक कॉम्पिटेंट पर्सन को हायर किया था जिसने प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस वगैरह एक्सरसाइज करने के बाद ही ये चीजें प्रोस्पेक्टस में दी होंगी। यानी कि मैं जो काम कर रहा हूं वो किसी एक एक्सपर्ट के ऊपर काम कर रहा हूं और एक्सपर्ट ने कोई अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया हुआ था, एक्सपर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से काम किया हुआ था। अगर ऐसी चीजें निकल के आती हैं तब उस केस में पर्सन यहां पर लायबल नहीं होगा। As regard every misleading statement purported to be made by an expert, it was a correct and fair presentation of the statement। यानी हम अभी भी अपनी बात पर कायम हैं कि ये जो स्टेटमेंट है कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये तो एक करेक्ट एंड फेयर प्रेजेंटेशन है। He had reasonable ground to believe, he is for जिस पर्सन की हम सिविल लायबिलिटी बचा रहे हैं, that is called as director, he had reasonable ground to believe that person making the statement was competent, जिसने ये स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में दिया है वो competent था to make it, and that the said person is for जो expert है had reasonable ground, the said person, एक second, reasonable ground to believe that person making the statement was competent to make it, and the said person had given the required consent to the issue of prospectus, और इस कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया गया था। अगर प्रूफ करते हो उस चीज को लेकर तो उस केस में आपकी सिविल लायबिलिटी यहां पर बच जाएगी। बात समझ में आई? सर क्या सिविल लायबिलिटी पे एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 4 नंबर में आपसे ये सिविल लायबिलिटी एग्जाम में पूछ सकता है। मार्क करवाया मैंने, अभी नहीं कराया सर, नहीं कराया। 4 नंबर के लिए बच्चे आप इसको मार्क करिए, 4 मार्क्स। सर क्या दोनों लायबिलिटी एक साथ पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी आपसे एक साथ पूछ सकता है। क्रिमिनल लायबिलिटी आपसे सेपरेट पूछ सकता है, सिविल लायबिलिटी आपसे सेपरेट पूछ सकता है। 447 पे भी सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, वैसे आज तक आया नहीं है, बात अलग है, लेकिन 447 पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर की बेटा सबसे अच्छी बात बताए क्या है? इसका कंटेंट बहुत छोटा है, गिनती उंगलियों पे है बिल्कुल। सेक्शन 34 पढ़ लीजिए, सेक्शन 448 पढ़ लीजिए, सेक्शन 447 पढ़ लीजिए, इसके बाद सेक्शन 35 पढ़ लीजिए। इतना करने के बाद कंपनी एक्ट की लायबिलिटी खत्म, और इसके बाद जो लायबिलिटी बचेगी वो कहां से आएगी? आपकी इनकम टैक्स एक्ट से आएगी। और चैप्टर का मैं कह सकता हूं कि लगभग 70% कंटेंट जो है वो कंपनी एक्ट वाले पार्ट पर है, और 30% वाली लायबिलिटी को मैं कह सकता हूं कि आपको इनकम टैक्स के रेफरेंस से पढ़नी है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि अभी तक जितना लेक्चर आपने देख लिया है लगभग 70% के आसपास हम ये चैप्टर कवर करके आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या लायबिलिटी आती है आपकी अंडर दी इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ, इस चैप्टर में एक छोटा सा मैंने शॉर्टकट लिया है, और शॉर्टकट क्या है कि एक सेक्शन है 147, इसको इस चैप्टर में ना पढ़ा के जब हम कंपनी ऑडिट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो 147 मैंने वहां पे कवर किया हुआ है, लायबिलिटी अंडर सेक्शन 147। स्टडी मटेरियल में देखा जाए तो डुप्लीकेशन है, ये कंपनी एक्ट में भी कवर कर रखा है और ये लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर में भी कवर कर रखा है। तो अगर एक लायबिलिटी हम ऑलरेडी किसी चैप्टर में कवर कर रहे हैं तो उसको मैंने इस चैप्टर के अंदर यहां पे शामिल नहीं किया। तो लायबिलिटी अंडर सेक्शन 147, तो यहां पर एक शॉर्टकट है केवल, इट इज डिस्कस अंडर द चैप्टर द कंपनी ऑडिट। तो कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर में 147 के रेफरेंस से हम बात करेंगे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं लायबिलिटीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट से आपकी क्या लायबिलिटी निकल के आती है? ये बहुत बेसिक है, देखिए ध्यान से। सर एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, जहां क्वेश्चन लगा हुआ है वहां मैं आपको मार्क करवा दूंगा। अंडर सेक्शन 288 डिसएबिलिटी टू रिप्रेजेंट द असेसी, आपकी लायबिलिटी यानी कि आपने कुछ गलत काम किए हैं तो उस केस में हम आपको इतना लायबल कर देंगे कि आप आगे से कुछ टाइम के लिए किसी असेसी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनके आप डिपार्टमेंट नहीं जा सकते। यानी ऊपर हम देख के आ रहे थे क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, ठीक है। यहां पर क्या है कि ठीक है, अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो उसका नतीजा यह होगा कि इनकम टैक्स में जो प्रोसीडिंग चलेंगी वो तो चलेंगी, लेकिन उसके अलावा एक लायबिलिटी ये निकल के आ जाएगी कि अब आप कुछ टाइम के लिए अपने किसी क्लाइंट को, दैट इज कॉल्ड एज असेसी इन द लैंग्वेज ऑफ कंपनी, इन द लैंग्वेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कि आप किसी असेसी को कुछ टाइम के लिए डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उसका आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं कर पाएंगे। देखिए अ पर्सन, यहां पर पर्सन से मतलब लेके चलिए आप एक सीए इन प्रैक्टिस, सीए विद सीओपी, बिकॉज एक सीए विदाउट सीओपी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड,
व्हाट इज कॉल्ड कन्विक्टेड, दोषी पाया जाना। तो अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कनेक्टेड विद एनी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग और ऑन whom a penalty has been imposed under the Income Tax Act is disqualified from representing an assessee। भी एक सीए विद सीओपी है, वो दोषी पाया गया है ऑफ एनी ऑफेंस कनेक्टेड विद एनी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग। इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में दोषी पाया गया। सर कैसे पाया गया? किसी क्लाइंट को जब वो रिप्रेजेंट कर रहा था तो वहां पर दिखाई दिया कि आपने कुछ फॉल्स स्टेटमेंट, जानते हुए कि ये फॉल्स हैं, डिपार्टमेंट आपने डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट कर दिए। ये बताइए क्या यहां पर आप दोषी पाए जा सकते हो या नहीं? बिल्कुल हो सकते हो। तो आपको दोषी पाया गया किसी भी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में और आपके ऊपर या फिर पेनल्टी इंपोज की गई है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सिंपल सी बात है, अगर दोषी पाया गया है तो ही तो आपने मेरे ऊपर पेनल्टी को इंपोज किया होगा। तो ऐसे केस में ऐसे पर्सन को हम डिस्क्वालीफाई करेंगे फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग एन असेसी। इस पर एक काम कर सकते हो आप, यहां पे एक सेक्शन का रेफरेंस दे सकते हो। अभी इसके बाद अगला सेक्शन 278 डिस्कस करेंगे, जहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे यहां पर हम दोषी पाए जा सकते हैं। तो अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कनेक्टेड विद एनी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग और ऑन हुम अ पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग एन एसएससी। यहां पर आप एक रेफरेंस के लिए 278 लिख देना, ये काम 278 में हो जाता है। यानी 278 लग गया तो 288 आपके ऊपर आ सकता है, जहां पर आपको हम कुछ टाइम के लिए असेसी को रिप्रेजेंट करना हम छोड़ देंगे। यानी कि आप किसी भी असेसी को डिपार्टमेंट में उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन के आप नहीं जा सकते। सीसीआईटी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैज बीन गिवन पावर टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ सच डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। क्या सर लाइफ टाइम में अब मैं किसी असेसी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता? बोले ऐसी बात नहीं है। कितने टाइम के लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, ये पावर दी गई है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, कि वो टाइम पीरियड को बताएं कि कितने टाइम के लिए आप डिस्क्वालीफाई है, कि 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए। The CCIT or CIT has been given power to determine the period of such disqualification of a person. A CA found guilty of professional misconduct। अब इसको ये लिंक कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स के साथ कि अगर मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी पाया जाता हूं तो मेरा सीओपी भी सस्पेंड हो सकता है। तो जितने टाइम के लिए आपका सीओपी सस्पेंड रहा भाई साहब, उतने टाइम के लिए आप किसी भी क्लाइंट को डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इफ अ सीए फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट in his professional capacity by the council of the ICAI cannot act as an authorized representative for such time that the order of council disqualifies him from practice। कितने टाइम के लिए आपको प्रैक्टिस से डिस्क्वालीफाई किया गया है? सपोज 1 साल के लिए या 2 साल के लिए 3 साल के लिए, तो जितने भी टाइम के लिए काउंसिल ने आपको डिस्क्वालीफाई किया उतने टाइम के लिए फिर आप अपने क्लाइंट को डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है? तो 288 एग्जाम में इतना नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ 278 ये एग्जाम के पर्पस के लिए रेलिवेंट होता है। 278 इसमें क्या है देखिए, अभी हम देख रहे थे ना कि अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कनेक्टेड विद एनी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग या उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाती है, ये चीजें 278 में पॉसिबल हैं। अगर 278 में आप दोषी पाए गए हो, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, तो उस केस में हम आपको 288 में भी लायबल कर देंगे। और 288 क्या कहता है कि भाई साहब कुछ टाइम के लिए, जितना टाइम सीसीआईटी या सीआईटी कहे उतने टाइम के लिए आप असेसी को डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 278 क्या कहता है, अ पर्सन हु अबेट्स और इंक्लूड्स। इंक्लूड का मतलब तो मैं खुद कर रहा हूं, इंक्लूड इन एनी मैनर अनदर पर्सन टू मेक एंड डिलीवर टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज फॉल्स अकाउंट स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। मतलब इनकम टैक्स में कोई प्रोसीडिंग चल रही है और वहां पर क्या होता है कि फॉल्स स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, या तो मैं ऐसा खुद कर रहा हूं या ऐसा करने के लिए मैं क्लाइंट को उकसा रहा हूं। क्या सर कर लीजिए कुछ नहीं होता मैं संभाल लूंगा, यानी क्या या तो पेपर मैं खुद गलत पेपर बनाकर सबमिट करवा रहा हूं या किसी को गलत पेपर बनाने के लिए एनकरेज कर रहा हूं और वो गलत पेपर बनाने के बाद मैं उसके पेपर को डिपार्टमेंट में जाकर सबमिट करवा देता हूं। तो एनी पर्सन हु अबेट्स
अबेट्स का मतलब होता है सांठ गांठ का होना, मिली भगत का होना, कि साथ में काम कर रहे हैं। इंक्लूड का मतलब मैं खुद ये काम करने बैठ गया। तो एनी पर्सन हु अबेट्स और इंक्लूड्स इन एनी मैनर एनदर पर्सन, एनदर पर्सन का मतलब यहां पर क्या हो गया, आपका क्लाइंट, टू मेक एंड डिलीवर टू इनकम टैक्स ऑथोरिटीज फॉल्स अकाउंट स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन टू एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच ही नोज टू बी फॉल्स, मुझे पता है कि फॉल्स है, और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, ऐसे केस में वो पनिशेबल हो जाएगा। कितना? इन अ केस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट विच वुड हैव बीन इवेडेड, आपने टैक्स पेनल्टीज इंटरेस्ट का जो आपने इवेजन किया है, इफ द डिक्लेरेशन account or statement had been accepted as true or which is willfully attempted to be evaded exceed rupees 25 lakh, then with rigorous imprisonment, what is called rigorous, कठिन कारावास, सश्रम कारावास इसको बोलते हैं। देखो एक तो होता है साधारण कारावास, उसमें होगा अपने सिंपल इंप्रिजनमेंट। साधारण का मतलब कि जेल में आइए, जेल की रोटी खाइए, जेल का पानी पीजिए। लेकिन एक होता है रिग्रेस का मतलब क्या है, जेल में काम भी करना पड़ेगा, खाली बैठे आप जेल की रोटियां नहीं तोड़ेंगे, आपको जेल में काम भी करना पड़ेगा। तो विद रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में बी एक्सटेंडेड टू 7 years एंड विद फाइन। तो मिनिमम जेल 6 महीने की, मैक्सिमम जा सकती है 7 साल की, फाइन लग सकता है आपके ऊपर, ठीक है, एंड विथ फाइन। फाइन कितना, जितना भी कहा जाए। लेकिन ये कब हो रहा है कि अगर जो टैक्स बचाया जा रहा है, यानी कि आपने जो स्टेटमेंट दिया उसको सही मान के अगर डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, और उस केस में डिपार्टमेंट को जो रिवेन्यू का जो लॉस है, रिवेन्यू किस वे में आ सकता है, टैक्स के वे में आ सकता था, पेनल्टी के वे में आ सकता था, इंटरेस्ट के वे में आ सकता था। और अगर वो अमाउंट जो कि इवेड किया जा रहा है वो 25 लाख से ज्यादा का है, तो 6 महीने से 7 साल तक का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट एंड विथ फाइन। एंड इन एनी अदर केस, एनी अदर केस का मतलब क्या हुआ भाई साहब, ये था कि जहां पर अमाउंट 25 लाख से ज्यादा की थी। अदर केस का मतलब क्या हो गया, अमाउंट अगर 25 लाख या उससे कम है वो बनाएंगे आपके अदर केस। देन विद रिग्रेस इंप्रिजनमेंट अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 months, कम से कम 3 महीने, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक, एंड विद फाइन। सर यहाँ पे थोड़ा कम क्यों हो गया, बिकॉज टैक्स का जो इवेजन था, रेवेन्यू का जो इवेजन था, वो थोड़ा सा आपने यहाँ पर कम कर लिया। तो इसके कम होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो है 6 महीने से 7 साल जा रहा था, ये 3 महीने से आपका 2 साल पे आ गया, एंड विथ फाइन। इतना तो देखो आपके ऊपर 288 278 आपके ऊपर इतना तो आए गया। इसके अलावा जो 278 में फंस गया, क्या उसके ऊपर 288 भी आ सकता है? बोले बिल्कुल आ सकता है। क्यों? बिकॉज अगर सोचिए, जैसे आप वो सोचिए ना, एक डायरेक्टर जिसकी जो कंपनी में लगातार 3 साल तक जिसकी निगरानी में फॉल्ट होते हैं एनुअल अकाउंट्स को, आरओसी को फाइल करने में, क्या दूसरी कंपनी में आपको डिस्क्वालीफाई कर देते या नहीं कर देते? क्यों? जब एक कंपनी में आप ऐसा कर सकते हो तो दूसरी कंपनी में भी आपकी डायरेक्टरशिप में ऐसे मामले हो सकते हैं, इसलिए दूसरी जगह पर हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। ऐसे ही आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, अब क्लाइंट को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आपकी निगरानी में कुछ इवेजन किया गया रिवेन्यू का, चाहे वो टैक्स के अमाउंट का हो सकता था, पेनल्टी के अमाउंट का हो सकता था, इंटरेस्ट के अमाउंट का हो सकता था। और वहां पे अगर ये 25 लाख से ज्यादा का जा रहा था तो एक पनिशमेंट आपके ऊपर, अगर 25 लाख से कम का था तो दूसरी पनिशमेंट बताएगी, भाई उस केस में इतना आपका इंप्रिजनमेंट विद फाइन चलेगा। ठीक है, यहां पर आप गिल्टी तो पाए गए, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट अब आपके ऊपर 288 भी लगा सकता है, भाई इसको तो गलत रिप्रेजेंट कर रहे थे, औरों को भी गलत रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए कूल हो जाओ, यानी कुछ टाइम के लिए अब हम आपको किसी और को रिप्रेजेंट करना अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर? तो एक तो ना 288 पे एग्जाम में क्वेश्चन इतना नहीं लगा हुआ, जो क्वेश्चन लगता है वो 278 पे ज्यादा चांस होते हैं। 288 को तो ना एक तो 4 नंबर के लिए मार्क करना, और दूसरा इसको एमसीक्यू के लिए आप मार्क करना, क्योंकि जो पेनल्टीज, जो इंप्रिजनमेंट की बातें आ रही हैं कि अगर ये 25 लाख से ऊपर का था तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक के लिए, और अगर ये 25 लाख से कम का था तो 3 महीने से लेकर 2 साल तक के लिए, इसके ऊपर एग्जाम में आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। क्लियर? तो 2 सेक्शन कवर किया अभी तक हमने, एक 288 और दूसरा 278। 278 के एग्जाम में चांस अच्छे होते हैं। नाउ अंडर रूल 12A, रूल 12A से देखिए क्या आपकी लायबिलिटी निकल के आ रही है। एवरी
ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन असेसी, कौन हो जाएगा? सीए विद सीओपी। एवरी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन असेसी हु हैज प्रिपेयर्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय द असेसी, यानी कि असेसी ने रिटर्न फाइल करी है और वो रिटर्न को एक सीए इन प्रैक्टिस ने बनाया था, shall either before making an appearance before the assessing officer or immediately after making such appearance furnish to that officer। पर ठीक है, मैंने एक क्लाइंट के लिए रिटर्न को प्रिपेयर किया, क्लाइंट आईटीआर तो क्लाइंट ने फाइल करी है, उसी के ही ई वेरिफिकेशन या डीएससी के जरिए हम रिटर्न को वेरीफाई करते हैं, लेकिन रिटर्न को जो प्रिपेयर किया था वो एक सीए इन प्रैक्टिस ने किया था। तो उस केस में या तो ऐसी अपीयरेंस से पहले ए असेसिंग ऑफिसर ने आपको कॉल कर लिया, वैसे आज के टाइम पे तो फेसलेस स्क्रूटनी चलती है, shall either before making an appearance before the AO or immediately after making such appearance furnish to that officer, यानी कि AO को आपको फर्निश करनी होंगी कुल मिलाकर कुछ बातें, क्या क्या है? पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स सप्लाइड टू हिम बाय द असेसी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। सोचिए किसी क्लाइंट की टैक्स ऑडिट होती है, तो पहले क्या होता होगा? टैक्स ऑडिट होती होगी और टैक्स ऑडिट के बाद वो आईटीआर फाइल होती है, ठीक है। अब सपोज किसी एक असेसी ने टैक्स ऑडिट किसी और से कराई है और आईटीआर वो किसी और से फाइल करवा रहा है, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, जनरली नहीं होता, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो आपकी टैक्स ऑडिट करता है आपकी आईटीआर भी सेम सीए फाइल करे। हाँ वैसे हम ऐसा ही करते हैं, बट मैंने टैक्स ऑडिट कर दी, आईटीआर फाइल करना जिम्मेदारी टैक्स ऑडिटर की नहीं है। आईटीआर फाइल कौन करता है? असेसी करता है, असेसी ये काम हमसे करवा लेता है, इसकी फीस हम अलग से चार्ज करते हैं। लेकिन जब मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश कर दी तो मेरी जिम्मेदारी यहां पर पूरी हुई। तो अब क्या है कि एक क्लाइंट ने सपोज टैक्स ऑडिट किसी और से करवाई, ठीक है, वो अब मुझसे आईटीआर फाइल करवा रहा है, तो आईटीआर फाइल करते हुए बताइए कि क्या मुझे उस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट आएगी नहीं आएगी, अकाउंट्स जो कि टैक्स ऑडिट हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपकी आईटीआर फाइल करता हूं, तो मुझे एक काम करिए, वो बैलेंस शीट्स हैं, पी एंड एल है, वो मुझे प्लीज आप प्रोवाइड कराइए। और जो डेटा मैंने क्लाइंट से लिया है रिटर्न को प्रिपेयर करने के पर्पस के लिए, एओ वो डॉक्यूमेंट कॉल करवा रहा है कि ठीक है सर, आपने इसी ही असेसी की आईटीआर को फाइल किया था, तो ठीक है, आईटीआर फाइल करने के टाइम पर आपने क्लाइंट से जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कॉल किए होंगे वो आप मुझे प्लीज फर्निश करिए। तो आफ्टर मेकिंग सच अपीयरेंस फर्निश टू द असेसिंग ऑफिसर particulars of accounts, statement or other documents supplied to him by the assessee for the preparation of the return of income। मैं ठीक है, आपकी आईटीआर फाइल करने के पर्पस के लिए जो क्लाइंट ने मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे थे मैं वो एओ को प्रोवाइड कराऊंगा। और वेयर द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव has for the purpose of preparation of return of income carried out any examination of such account, यानी कि अगर मैंने ही इनकी टैक्स ऑडिट की थी, सच अकाउंट्स, स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट एंड अ रिपोर्ट ऑन द स्कोप एंड रिजल्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन, तो मुझे ठीक है, मुझे वो रिपोर्ट भी आप एओ को आप फर्निश करिए अगर उनको मैंने ही एग्जामिन किया था। एंड इफ द रिपोर्ट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन विच इज फॉल्स और which of the CA which the CA either knows or believes to be false or untrue would be liable to rigorous imprisonment which may extend to 7 years and to a fine। यहां पे कोई लिमिट वगैरह नहीं बताई कितने अमाउंट का इवेजन है, उस केस में 7 साल तक की जेल हो सकती है विद अ फाइन। अब देखिए ध्यान से, यहां पर भी देखो तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट कब तक जा रही है? 7 साल तक की। यानी इनकम टैक्स में यह कि अगर एक सीए कुछ गलत काम करते हुए पाया गया तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है वहां पर? 7 साल तक के लिए। हाँ, अगर हम 288 की बात करें तो उस केस में अगर नॉट 288 278 की बात करें और वहां पर अगर 25 लाख से कम का अमाउंट इन्वॉल्व था तब रिग्रेस इंप्रिजनमेंट आपकी जा रही थी ये 2 साल की। तो अगर मैंने किसी क्लाइंट की आईटीआर फाइल करी है, एक सेकेंड, चेयर थोड़ी नीचे हो जाती है, अगर मैंने किसी क्लाइंट की आईटीआर फाइल करी है तो आईटीआर फाइल करने के लिए क्लाइंट ने मुझे जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट दिए थे मुझे वो एओ को फर्निश करने हैं, और अगर मैंने पहले उनको एग्जामिन भी किया था और उसके बेसिस पर मैंने उसको फाइल किया था तो मुझे वो रिपोर्ट भी एओ को देनी है। और इनकेस अगर रिपोर्ट में कुछ भी गलत पाया गया और मुझे पता था कि चीजें गलत हैं फिर भी आपने चीजें गलत तरह से डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराई हैं, तब उस केस में आपको 7 साल तक की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट हो सकती है
विथ 5। रूल 12A पर सर एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो 278 पर ही पूछे गए हैं। एंड द लास्ट वन इज 271J। ये क्या है? अगर भाई साहब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलती निकली आपकी तो 271J में आपको लायबल कर देंगे। जब ये रिसेंटली आया था, 3-4 साल हुए आई थिंक इसको आए हुए, और जब ये आया था ना, ये शायद तब आया था जब अरुण जेटली जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, और जब ये आया था तो काफी इसके ऊपर बवाल मचा, लेकिन अल्टीमेटली ये चीजें इंप्लीमेंट हुई। यहां पर एक सीए, सोचो कि मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दी, मैंने कहा कि ट्रू एंड करेक्ट व्यू है, 3CD के कंटेंट पर हम रिपोर्टिंग करते हैं, और मैंने कहा ट्रू एंड करेक्ट व्यू है, और जब मैंने ट्रू एंड करेक्ट व्यू की बच्चे बात करी तो बाद में क्या हुआ, जब केस की स्क्रूटनी हुई तो असेसी की कुछ इनकम को ऐड ऑन कर दिया गया व्हाइल मेकिंग द असेसमेंट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तो कहा था अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि भाई इनके यहां पर जो 3CD का कंटेंट है वो ट्रू एंड करेक्ट है, और बाद में स्क्रूटनी में कुछ चीजें वहां पर ऐड ऑन कर दी गई, तो कहने की जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट थी टैक्स ऑडिट को लेकर वो तो गलत हो गई। और अगर ऐसा गलती होती है तो उस केस में 10,000 रुपए फॉर ईच रिपोर्ट और सर्टिफिकेट मेरे ऊपर फाइन लगाया जा रहा है। अब ये बताइए क्या एक एडवोकेट से प्रैक्टिस करते हुए गलती हो सकती है या नहीं हो सकती? ये तो वही वाली बात हुई कि मैं किसी अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहा था और केस हार गया, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्लाइंट को गलत डिफेंड कर रहे थे, यानी सारी बातें आपको पता थी कि आपका क्लाइंट दोषी है, फिर भी आप उसको बचा रहे थे। एक डॉक्टर है, उससे भी बताओ काम करते हुए कुछ ना कुछ गलती हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। कितने अच्छा डॉक्टर है, लेकिन ऑपरेशन से पहले वो आपसे एक डिक्लेरेशन साइन करवा लेता, भाई कुछ भी हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो ऐसी भाई साहब ऑडिटर भी तो है, क्या छोटी मोटी मिस्टेक तो वहां पर भी पॉसिबल है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई हर कोई अपना काम इतना प्रिसाइज मैनर में कर दे, लेकिन नहीं, हमारे इस ग्राउंड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब जेटली जी ये चीज लेके आए थे तो यही हुआ था, जेटली जी आप वकालत करते हो। अब सोचिए कि दो वकील लड़ रहे हैं जज के सामने, तो कोई ना कोई तो जो केस का जजमेंट आएगा वो किसी ना किसी एक के फेवर में ही आएगा। तो इसका मतलब जो दूसरा वकील है वो गलत आदमी को सपोर्ट कर रहा था, तो क्या उस वकील के ऊपर कभी कोई मुकदमा पॉसिबल है कि आप गलत को सपोर्ट कर रहे थे? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये तो चीजें हर प्रोफेशन में होती हैं, इसमें आप सीए को क्यों लपेट रहे हो? बट सीए को लपेट लिया गया, और यहां पर 271J इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो ध्यान से क्या कहता है, वेयर एओ और कमिश्नर अपील्स in the course of any proceeding under this act finds that an accountant has furnished incorrect information in any report, यहां पर आप लेके चलिए अकाउंटेंट को, आप लेके चलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने अपनी रिपोर्ट में कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, या सर्टिफिकेट फर्निश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, सर्टिफिकेट में कुछ गलत इंफॉर्मेशन है, देन द एओ और कमिश्नर अपील में, उनके ऊपर पावर छोड़ दी गई, में डायरेक्ट दैट पर्सन टू पे अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 फॉर ईच रिपोर्ट और अ सर्टिफिकेट। एक फिक्स पेनल्टी है, कोई मिनिमम या मैक्सिमम नहीं है, फिक्स पेनल्टी लगा दी कि भाई बोले भाई ईच रिपोर्ट या ईच सर्टिफिकेट आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। यानी ये तो वही वाली बात हुई कि जहां जहां पर मैंने ऑडिट रिपोर्ट में ट्रू एंड करेक्ट व्यू बोल दिया था, और बाद में डिपार्टमेंट ने जब केस की स्क्रूटनी करी तो इनकम में कुछ ऐड ऑन कर दिया, इसका मतलब भाई साहब आपने गलत रिपोर्ट दी है। आपने कहा ट्रू एंड करेक्ट है, जबकि ट्रू एंड करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमने कुछ इनकम यहां पर ऐड ऑन करी है तो उस केस में पर रिपोर्ट 10,000 रुपए की पेनल्टी पे करिए, लेकिन हाँ पावर एओ के ऊपर है, जरूरी नहीं कि पेनल्टी पक्का पड़ेगी। एओ लगाना चाहे या कमिश्नर अपील लगाना चाहे तो ऐसी पेनल्टी लगा सकते हैं। एमसीक्यू अच्छा क्वेश्चन पॉसिबल होगा पेनल्टी के अमाउंट को लेकर। जहां पर भी बेटा ऑडिट में कहीं पर भी पेनल्टी के प्रोविजन है, तो जनरली मैं यही देखता हूं कि पेनल्टी वाले जो सेक्शंस कह लीजिए या प्रोविजंस आप कह लीजिए, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं पूछता, लेकिन इनके ऊपर है ना एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, तो चैप्टर तो अल्टीमेटली खत्म हुआ, ठीक है, बहुत छोटा था। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, डिटेल कवरेज के लिए मैंने पहले कहा है ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, प्लीज उसको आप रेफर करिए। Explain the liability of auditor under the Companies Act 2013 for making any untrue statement in the prospectus as expert forming part of prospectus। मैंने ये कहा था कि एक सीए जो होता है वो इन द कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टस में इन्वॉल्व हो जाता है। ये मई 10 में 5 नंबर का था।
indicate the precise nature of auditor's liability for a misstatement that had occurred in the prospectus issued by company. तो यहां पर आप 448 की बात मत करना, तो 448 प्रोस्पेक्टस के अलावा और भी काफी चीजें कवर कर रहा था। दो सेक्शंस थे स्पेसिफिक जो प्रोस्पेक्टस में किसी मिस स्टेटमेंट को लेकर आपकी क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी में डील कर रहा था। सेक्शन 34 में थी क्रिमिनल लायबिलिटी और सेक्शन 35 में थी आपकी सिविल लायबिलिटी, और साथ ही साथ जब 34 की बात कर रहे हो तो 447 का रेफरेंस लेके आएंगे। तो रेफर करिए सेक्शन 34, 35 एंड सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। Mr. X, a young CA, wants to start practice and he required your advice among other things on criminal liability of auditor under the Companies Act 2013. Kindly guide him. November 13 4 number. या फिर Mr. Arjun, a newly qualified chartered accountant, started his practice, want to specialize in audit of corporate and require your advice on criminal liability of auditor under the Companies Act. यहाँ पे प्रोस्पेक्टस को लेके स्पेसिफिक नहीं है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी सेक्शन 34 से थी, सेक्शन 448 से थी विद सेक्शन 447। तो रेफर करिए सेक्शन 34, 448 एंड 447। स्टेट द नेचर ऑफ लायबिलिटी एज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ एन ऑडिटर फॉर नॉट एप्रोप्रिएटली डीलिंग विद अ मिस स्टेटमेंट अपीयरिंग इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट। प्रोस्पेक्टस को लेके बात नहीं है, सेक्शन 34 गलती से भी लिख के मत आ जाना, यहां पर सेक्शन 448 एंड 447। In the assessment procedure of Messrs. Cloud Limited, income tax officer observed some irregularities. Therefore, he started investigation of books of account audited and signed by Mr. Old, a practicing CA. While going through books of account that Messrs. Cloud Limited issued to maintain two sets of books of account, one is official set and the other covering all the transaction. Income tax department filed a complaint with ICI saying that Mr. Old has negligently performed his duties. Comment. क्लाइंट ने दो सेट मेंटेन कर रखे थे, एक तो ओवरऑल था और एक में लिमिटेड इनकम दिखा रखी होंगी। तो मैंने तो भाई लिमिटेड वाले पे काम किया, क्लाइंट ने तो मैंने थोड़ी बनाए थे। अगर मैंने बनाए होते तो चलो मेरा फॉल्ट होता, क्लाइंट ने बनाए, और क्लाइंट ने जो एक ऑफिशियल सेट था जिसमें सारी इनकम कवर नहीं थी उसने मुझे वो दिया और मैंने उस पर बहुत ठीक तरह से मैंने वहां पर काम करा और उस पर मैंने ओपिनियन दे दी। अगर मैं ये साबित करता हूं कि भाई मैं अपने काम में ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं था, मैंने अपना काम विद ड्यू केयर किया है, तब उस केस में यहां पर मिस्टर ओल्ड लायबल नहीं बनते। देख लीजिए इसका आंसर। It is auditor's responsibility to audit the statement of accounts and prepare tax return on the basis of account produced before him. After being satisfied with the books and document produced to him, he can give his opinion on the basis of those documents only by exercising requisite skill and care. Mr. Old, the auditor was not under a duty to prepare books of account of assessee, and he should of course neither suggest nor assist इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉल्स अकाउंट। मेरी निगरानी में क्लाइंट ने ये काम नहीं किया, मैंने नहीं बनाया, ना ही मेरी निगरानी में क्लाइंट ने काम किया है। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम फॉर ऑडिट। ही कंप्लीटेड हिज ऑडिट वर्क विद ऑफिशियल सेट ऑफ बुक्स ओनली। एज मिस्टर ओल्ड परफॉर्म द ऑडिटिंग विद ड्यू स्किल एंड डिलीजेंस, देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ नेग्लिजेंस अराइज। लेकिन वो प्रूफ करे इस बात को कि मैंने अपना काम विद प्रोफेशनल केयर किया हुआ है और इसमें कोई भी मेरी ओर से नेग्लिजेंस एक्सरसाइज नहीं हुई है, मैं गिल्टी नहीं बनूंगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ डिपार्टमेंट टू हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट द ट्रूथ एंड करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द असेसी। एंड डिपार्टमेंट ये पढ़ना मेरे ऊपर डालना जा रहा है, मैं यहां पर लायबल नहीं बनूंगा, बट कंडीशन है प्रूफ करिए कि आप काम करते हुए ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं थे। एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। Mr. Ram, a chartered accountant, has appeared before the income tax authority as the authorized representative of his client and delivered to income tax authorities false declaration. 278. What are the liabilities of Mr. Ram under the Income Tax Act 1961? में 17 4 मार्क्स MTP में लगा हुआ था, सेक्शन 278 के रेफरेंस से बात करनी है। What are the liabilities of chartered accountant under the Income Tax Act 1961 for furnishing an incorrect statement in any report or certificate required to be submitted by him under the act? तो भाई मैंने कोई रिपोर्ट या सर्टिफिकेट दी है उसमें इनकरेक्ट मिस स्टेटमेंट है, तब 10,000 रुपए तक की पेनल्टी पर सर्टिफिकेट या पर रिपोर्ट मेरे ऊपर पड़ सकती है। रेफर करना है 271J।
तो क्वेश्चन बेटा आप देख रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। नवंबर 18 न्यू सिलेबस में लगा हुआ था 4 नंबर के लिए। 271J इतना पिद्दी सा प्रोविजन 4 नंबर के लिए अगर आ जाए तो ये इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी इन केस ऑफ अनलॉफुल एक्ट और डिफॉल्ट बाय क्लाइंट। इसको है ना डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को मैं यहां पे इग्नोर कर रहा हूं, इसे मैं कवर करूंगा प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। प्रोफेशनल बल्कि रेफर कर सकते हो प्रोफेशनल एथिक्स में मैं कहां पर डिस्कस करूंगा, सेकंड शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट होगा और क्लॉज नंबर 1 होगी। सेकंड शेड्यूल फर्स्ट पार्ट क्लॉज नंबर 1, जहां पे क्लाइंट की कुछ बातें हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर प्रोविजन होगा। इसको मैं वहां पर अच्छी तरह से आपके साथ कवर करूंगा, यहां पर नहीं कर रहा इसको, ये सही टाइमिंग नहीं होगी इसकी। और इसके बाद चैप्टर खत्म। सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए बट एक कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फास्ट ट्रैक बैच है तो हर एक क्वेश्चन को क्लास में गो थ्रू कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ट्राई करूंगा कि जो क्वेश्चन थोड़े हटके पूछे गए होंगे उन्हें हम क्लास में कवर कर लेंगे। तो अब जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ है आपके एंड पर बस एक काम पेंडिंग है कि जल्दी से आप प्लीज इसके जो पास अटेम्प्ट क्वेश्चन हैं जो बुक में आपको दिए हैं वो प्लीज जल्दी से जल्दी आप कवर करिए। एक दो बार जल्दी से इसकी रीडिंग कर लीजिए। जितना ज्यादा आप अपने एंड पे चैप्टर्स को बार बार रीड करेंगे और एक बार पास अटेम्प्ट क्वेश्चन सारे आप गो थ्रू करेंगे, पेपर की प्रिपरेशन बेटा आपकी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।